सोचिए, एक सशक्त, तेज तर्रार और ईमानदार डीसीपी जो हर अपराधी के लिए डर की वजह है, अपने घर की तरफ जा रही है। और तभी कुछ ऐसा होता है जो उनके होश उड़ा देता है। उनके सामने खड़ा साधारण सा पंक्चर वाला, लेकिन जब उन्होंने उसकी आंखों में देखा तो उनका दिल थम सा गया। हाँ, यही वही उनका पति है जिसे 15 साल पहले किसी भयानक हादसे में खो दिया गया था। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में वह जिंदा है? क्यों 15 साल तक अपने अस्तित्व को छुपाया और आखिरकार अब वह क्यों लौट आया है? इस कहानी में जानिए वह सच जो हर मोड़ पर आपको हैरान कर देगा। अंत तक बने रहिए और देखिए कैसे मौत और साजिश से लड़कर लौटे हैं अविरल, और कैसे यह पल बदल देता है डीसीपी मैडम की पूरी जिंदगी। तेज रफ्तार और एक पंक्चर दोस्तों, डीसीपी आरुषि वर्मा आज पूरी तरह तैयार होकर अपने रिश्तेदार की शादी में जाने वाली थीं। लेकिन ड्यूटी के चलते पहले ही समय पर निकलना मुश्किल हो गया था और अब शादी तक पहुंचने का समय भी बहुत कम रह गया था। समय की तंगी के कारण वह तेजी से गाड़ी चला रही थीं। अचानक उनकी कार का पीछे का टायर डगमगाने लगा। कार से उतरकर देखा तो पता चला कि टायर पंक्चर हो गया है। डीसीपी आरुषि ने मन ही मन सोचा, आज तो हर चीज में देरी ही होगी। ऊपर से उनका ड्राइवर भी आज साथ नहीं था। तभी उनकी नज़र पास ही एक पंक्चर की दुकान पर पड़ी। डीसीपी आरुषि ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। धन्यवाद भगवान, आपने मदद के लिए किसी को पास ही भेजा। जल्दी जल्दी वह दुकान की ओर बढ़ी और पंक्चर वाले से कहने लगी, मुझे शादी में जल्दी पहुंचना है, कृपया जल्दी से मेरे टायर को ठीक कर दीजिए। दुकान पर मौजूद एक बूढ़े ने कहा, मैडम, बस 5 मिनट आराम से बैठ जाइए, मेरा कारीगर आते ही होगा। लगभग 5 मिनट बाद एक मजदूर जो मास्क पहने हुए था वहां आया और टायर निकालकर पंक्चर करना शुरू कर दिया। डीसीपी आरुषि उसकी ओर देख रही थी और अंदर से उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उन्होंने मजदूर से पूछा, तुमने मास्क क्यों लगाया है? मजदूर ने जवाब दिया, मुझे सर्दी है और धूल मिट्टी से एलर्जी हो जाती है, इसीलिए मास्क पहना है। डीसीपी आरुषि को कुछ शक हुआ। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, जरा मास्क उतारो। शुरुआत में मजदूर ने मना किया, लेकिन डीसीपी आरुषि के गुस्से को देखकर उसने मजबूर होकर मास्क उतार दिया। और जैसे ही मास्क उतारा, डीसीपी आरुषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हैरान रह गई, क्योंकि वह मजदूर कोई और नहीं बल्कि उनका पति अविरल था, जिसे 15 साल पहले एक हादसे में मृत मान लिया गया था। 15 साल पहले का सच डीसीपी आरुषि कांपती हुई आवाज में पूछी, तुम जिंदा हो? ये कैसे संभव है? इतने सालों तक मुझसे दूर क्यों थे? मजदूर चुप हो गया। आंखें झुकी हुई थीं और वह फूट फूट कर रोने लगा। डीसीपी आरुषि ने पूछा, इतना रो क्यों रहे हो? सच बताओ, आखिर यह सब कैसे हुआ? मजबूर होकर मजदूर ने अपना सच बताया। वह सच इतना भावुक करने वाला था कि सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो दोस्तों, पूरी कहानी का विस्तार और वह अनकहा सच जानने के लिए आगे पढ़िए। लैवेंडर साड़ी और बीते लम्हों की याद, शहर की सबसे तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस अफसरों में से एक डीसीपी आरुषि वर्मा आज अपनी यूनिफॉर्म में नजर नहीं आईं। आज वह केवल आरुषि थीं। लैवेंडर ऑनर गेंजा की साड़ी पहने, कानों में हल्के झुमके और चेहरे पर एक मुस्कान जो पूरी सुबह से जैसे थम ही नहीं रही थी। और क्यों ना हो, आज उसके परिवार में सबसे छोटी और लाडली कजिन अन्विता की शादी थी। सालों बाद परिवार में ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा था। जब आरुषि ने अपनी सरकारी गाड़ी की चाबी उठाई तो हेड कांस्टेबल शर्मा मुस्कुराते हुए बोले, मैडम, आज तो आप पूरी तरह अलग लग रही हैं। आरुषि हंसकर बोली, शर्मा जी, कभी कभी क्रिमिनल और फाइलों की दुनिया से बाहर निकलकर इंसान भी बनना पड़ता है। आज कोई ड्यूटी नहीं, सिर्फ मस्ती। शर्मा जी ने थोड़ी फिक्र के साथ कहा, मैडम, ड्राइवर को साथ ले जाना चाहिए था। आरुषि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, आज मैं खुद अपनी गाड़ी चलाऊंगी। वैसे भी शादी शहर से बाहर एक फार्म हाउस पर हो रही थी। खुला रास्ता और ताज़ी हवा सोचकर ही आरुषि ने अपनी पर्सनल गाड़ी की चाबी उठाई और पार्किंग की ओर बढ़ गई। हाईवे पर गाड़ी चल रही थी और हवा उसके चेहरे से बातें कर रही थी। शीशे नीचे थे और पुराने किशोर कुमार के गाने बज रहे थे। आज आरुषि का मन सच में बहुत हल्का था। रोज की टेंशन, केस और मीटिंग्स सब पीछे छूट गए थे। याद आया कि अविरल को भी किशोर कुमार के गाने बहुत पसंद थे। अविरल, उसका पति,
ये नाम सोचते ही उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। 15 साल बीत चुके थे, एक लंबा अरसा और एक ऐसा जख्म जो कभी भर नहीं पाया। वह भयानक एक्सीडेंट, पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी का खाई में गिरना और उसके बाद बस जली हुई गाड़ी के टुकड़े। एक खबर जिसने आरुषि की पूरी दुनिया ही बदल दी थी। तब वह सिर्फ एक इंस्पेक्टर थी। अविरल की मौत ने उसे तोड़ दिया, लेकिन उसी दर्द ने उसे पत्थर की तरह मजबूत भी बना दिया। उसने खुद को काम में इतना डुबो दिया कि आज वह शहर की डीसीपी बन चुकी थी। तुम होते तो कितना खुश होते अविरल, उसने धीरे से हवा में कहा, जैसे वह उसकी बगल वाली सीट पर ही मौजूद हो। देखते तुम्हारी आरुषि आज कितनी बड़ी अफसर बन गई है। इन्हीं ख्यालों में वह इतनी गुम थी कि शादी के वेन्यू से केवल आधे घंटे की दूरी पर ही थी। थोड़ी देर और लेट हो चुकी थी। उसने एक्सीलरेटर पर पांव बढ़ाया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ गई। तभी पीछे से अचानक फट 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 की आवाज आई और इससे पहले कि वह समझ पाती, गाड़ी का संतुलन बिगड़ने लगा। बड़ी मुश्किल से स्टीयरिंग काबू में लाकर आरुषि ने गाड़ी सड़क किनारे लगाई। सत्यानाश, आज ही यह सब होना था, वह गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए बोली। पहचान का शक नीचे उतरकर देखा तो पीछे का टायर पूरी तरह झपट्टा था। पंचर और किस्मत देखो, चारों तरफ मदद का कोई निशान नहीं। ना कोई दुकान, ना कोई घर, सिर्फ सुनसान सड़क और दोनों तरफ फैले खेत। मोबाइल निकाला तो नेटवर्क भी गायब था। डीसीपी साहिबा बीच सड़क पर फंस चुकी थीं। साड़ी का पल्लू कमर में खोसकर आरुषि ने डिग्गी खोली कि शायद टायर बदल सके। लेकिन कहाँ? ये सब काम उसे कहाँ आता था? अगर अविरल होते तो 5 मिनट में कर देते। चारों तरफ नजर घुमाई। तभी आरुषि की नजर दूर उस मोड़ पर गई जहां सड़क हल्की सी मुड़ रही थी। वहां एक छोटा सा बोर्ड झलक रहा था। धूल और मौसम की मार से रंग फीका हो चुका था, लेकिन फिर भी पढ़ा जा सकता था। पंक्चर की दुकान। आरुषि की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की चमक आ गई। दुकान की झलक में देखा तो यह एक साधारण टीन की छत के नीचे छोटा सा कमरा था। एक बूढ़े चाचा लकड़ी की टूटी फूटी कुर्सी पर बैठे ऊँघ रहे थे। चाचा जी, आरुषि ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। चाचा अचानक उठ खड़े हुए। आरुषि ने बिना रुके बोली, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी है, आप ठीक कर देंगे? मुझे बहुत जल्दी है। चाचा ने कहा, बिटिया, अब मैं यह काम नहीं करता। कमर में दर्द है। मेरा कारीगर पास के गांव में गया है, बस 5 मिनट में आ जाएगा। आप बैठिए। आरुषि के पास बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। 15 मिनट बीत गए। झुंझुलाहट में उसने कहा, चाचा, आपका कारीगर कहाँ है? मुझे बहुत देर हो रही है। तभी दुकान के सामने एक पुरानी खटारा साइकिल रुकी। उस पर एक आदमी सवार था। दुबला पतला, मैले कुचले कपड़े पहने और चेहरे पर गंदा मास्क लगा हुआ था। आ गया मेरा कारीगर। चाचा ने राहत की सांस ली। वह आदमी बिना कुछ बोले औजारों का थैला उठाकर आरुषि की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में कुछ था, अजीब सी थकान और गहरी उदासी। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने बिना एक शब्द कहे काम शुरू कर दिया। उसका काम करने का तरीका बहुत अलग था, जैसे वर्षों से यही करता आ रहा हो। जैक लगाना, नट खोलना, टायर निकालना, सब कुछ एक मशीन की तरह। आरुषि वहीं खड़ी उसे देख रही थी और देखते देखते उसके भीतर वही अजीब सा एहसास फिर से उभर आया। उस आदमी के लंबे पतले हाथ और टायर पकड़ने का तरीका कुछ अलग ही था। पुलिस वाली उसकी आदत ने उसे मजबूर कर दिया। यह मास्क क्यों पहना है तुमने? उसने पूछा। आदमी ने काम रोक दिया, लेकिन आरुषि की ओर देखे बिना धीमी दबे स्वर में कहा, सर्दी है मैडम, और धूल मिट्टी से एलर्जी भी है। आवाज थकी हुई थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने आरुषि के दिल के किसी पुराने तार को छेड़ दिया। उसका शक और गहरा होने लगा। आरुषि ने देखा कि काम करते समय उस आदमी ने पसीने से भीगे हाथ को अपनी कमर के पिछले हिस्से पर उसी अंदाज में पोंछा जैसे अविरल किया करता था। आरुषि का दिल जोर से धड़का और उसकी रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। उसने खुद को समझाया, यह मेरा भ्रम है, मैं पागल हो रही हूं, वह तो जा चुका है। फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। उसकी नजरें अब उस आदमी की हर हरकत पर गड़ी थीं। वह टायर को पानी की टंकी में डालकर पंचर चेक कर रहा था। गर्दन का पिछला हिस्सा खुला हुआ था और कान के ठीक नीचे एक छोटा सा तिल दिखाई दे रहा था। बस यह तिल आरुषि के लिए काफी था, वही तिल जिसे वह अक्सर छेड़ती थी। समय का ठहर जाना आरुषि की दुनिया अचानक घूम गई। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, जरा अपना मास्क उतारो। आदमी के हाथ वहीं ठिठक गए।
वह एक क्षण के लिए पत्थर की तरह स्थिर हो गया। आरुषि थोड़ी आगे बढ़ी। इस बार उसकी आवाज में डीसीपी का रोब, पत्नी का हक और टूटे दिल की बेचैनी सभी झलक रही थी। मैंने कहा, अपना मास्क उतारो। आदमी कांप गया, धीरे धीरे सिर हिलाया। आरुषि का सब्र जवाब दे गया। गुस्से, दर्द और अविश्वसनीयता के तूफान में वह चीखी, तुम मास्क उतार रहे हो या नहीं? मैं पुलिस अफसर हूं। उसकी चीख सुनकर आदमी और डर गया। कांपते हाथ धीरे धीरे चेहरे की ओर बढ़े, गमछा हटाया और मास्क की डोरी अपने कानों से निकाली। जब मास्क नीचे आया, सामने जो चेहरा था उसे देखकर आरुषि की सांसें रुक गईं। पैरों के नीचे जमीन जैसे खिसक गई हो। सामने वही चेहरा था, थोड़ी बूढ़ी, थोड़ी थकी हुई शक्ल, गाल पिचके हुए, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे, माथे पर लकीरें और गाल पर लंबा चोट का निशान। लेकिन आंखें, वह वही आंखें थीं, वह नाक, वह होंठ, वह अविरल था। 15 साल पहले जिस इंसान का उसने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया था, वही आज उसके सामने एक पंचर बनाने वाले मजदूर के रूप में खड़ा था। अविरल की नजरें आरुषि से नहीं मिल पा रही थीं। वह केवल जमीन की ओर देख रहा था। फिर 15 साल से दबा हुआ दर्द और भावनाओं का बांध अचानक टूट गया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस वहीं जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। आरुषि उस रोने को देख होश में आई। अब उसके खुद के आंसू भी बहने लगे। वह धीरे धीरे अविरल के पास गईं और सामने घुटनों पर बैठ गईं। कांपता हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को छूते हुए बोली, अविरल, एक गैंगस्टर और मजबूरी का बलिदान। आरुषि ने उसे झकझोरते हुए पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे सच बताओ, तुम जिंदा कैसे हो और इतने सालों तक मुझसे दूर क्यों रहे? तुम्हें मेरी कसम, अविरल, मुझे आज सच बताना होगा। क्यों किया तुमने ये सब? आरुषि की कसम सुनकर अविरल का रोना थोड़ा थमा। उसने टूटी हुई कांपती आवाज में बोलना शुरू किया, मुझे माफ कर दो आरुषि, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मजबूर किया गया था। वह एक्सीडेंट आरुषि, कोई एक्सीडेंट नहीं था। वह पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। उसने बताया, तुम्हें याद है, मेरे मरने से कुछ महीने पहले मैं नासिक में एक बड़े सरकारी हाईवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। मैं एक सिविल इंजीनियर था। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था वह घटिया था। जब मैंने गहराई से छानबीन की तो मेरे होश उड़ गए। पूरे प्रोजेक्ट की आड़ में मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर पाटिल अपना काला पैसा सफेद कर रहा था। मैं ईमानदार था, सारे सबूत मैंने इकट्ठा कर लिए थे। अगले ही दिन मैं पुलिस को सब कुछ बताने वाला था, लेकिन शायद पाटिल के लोग हर जगह थे। उस रात जब मैं साइट से लौट रहा था, मुझे अगवा कर लिया गया। पाटिल जानता था कि तुम एक पुलिस अफसर हो। उसने कहा, तेरी बीवी बहुत ईमानदार है, बहुत तेज है। अगर तू जिंदा रहा तो वह चुप नहीं बैठेगी, वह मेरे पीछे पड़ेगी। लेकिन अगर तू मर गया तो वह टूट जाएगी, कुछ साल दुखी रहेगी, लेकिन जिंदा तो रहेगी। और अगर तूने जरा भी होशियारी दिखाई तो मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी रूह भी कांप जाएगी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था आरुषि। एक तरफ मेरी मौत थी और दूसरी तरफ तुम्हारी जिंदगी। मैंने तुम्हारी जिंदगी चुनी। 15 साल की कैद अविरल ने आगे बताया कि अगले दिन सब कुछ पूरी तरह से योजनाबद्ध था। एक पुरानी गाड़ी में एक लावारिस लाश को मेरे कपड़े पहनाकर बैठाया गया और उसी गाड़ी को उस पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया। मुझे दूर किसी पहाड़ी पर खड़ा करके अपनी आंखों से अपनी मौत का तमाशा देखने के लिए मजबूर किया गया। मैंने तुम्हें देखा था आरुषि, जब तुम खबर सुनकर वहां पहुंची थी। तुम्हारा रोना, तुम्हारी हालत, मैं वहीं मर जाना चाहता था। उसके बाद पाटिल के लोग मुझे एक ट्रक में डालकर किसी अनजान शहर में ले गए। उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने कभी अपनी पहचान जाहिर करने की या तुमसे संपर्क करने की कोशिश की तो वह तुम्हें ढूंढ कर मार देंगे। मेरे पास न पैसे थे न पहचान। मैं अविरल नहीं था, मैं एक जिंदा लाश बन गया था। मैंने 15 साल आरुषि, 15 साल इसी डर में बिताए। मैंने हर तरह का काम किया, मजदूरी की, होटलों में बर्तन धोए और आखिरकार यह पंक्चर बनाने का काम सीखा। एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहा ताकि कोई मुझे पहचान न सके। हर रोज अखबार और टीवी में तुम्हारी खबर ढूंढता था। जब तुम इंस्पेक्टर से डीसीपी बनी, उस दिन मैंने पूरी रात रोया, खुशी में भी और इस बात के गम में भी कि मैं तुम्हारे पास नहीं था। घर वापसी 3 महीने पहले मैंने खबर में पढ़ा कि वह गैंगस्टर किसी वॉर में मारा गया। उस दिन मुझे लगा कि मैं आज़ाद हो गया।
15 साल की कैद खत्म हो गई। मैं पिछले 3 महीने से हिम्मत जुटा रहा था कि तुम्हारे पास आऊं, लेकिन कैसे आऊं आरुषि? किस मुंह से? तुम एक इतनी बड़ी डीसीपी हो और मैं एक फटा पुराना हारा हुआ मजदूर। सारी कहानी सुनकर आरुषि अब रो नहीं रही थी, वह बस सुन्न थी। उसने 15 साल का नर्क झेला सिर्फ इसलिए कि आरुषि सुरक्षित रहे। उसने अविरल का चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में देखा और बोली, तुमने यह सब अकेले कैसे सहा अविरल? मैं हर पल तुम्हारे साथ था आरुषि, अविरल ने धीरे कहा। उसने अविरल का हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चलो घर चलते हैं अविरल। तुम्हारी शादी। आरुषि ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी। मेरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तो आज पूरी हो गई है। इससे बड़ी कोई शादी नहीं, कोई फंक्शन नहीं। तुम मेरे साथ हो, बस यही काफी है। उसने पंचर टायर वहीं छोड़ दिया और अविरल को अपनी गाड़ी में बिठाया। गाड़ी शादी के वेन्यू की तरफ नहीं, बल्कि उनके घर की ओर बढ़ रही थी। वही घर जो 15 सालों से सिर्फ एक मकान बनकर खड़ा था और आज फिर से घर बनने वाला था। टूटती खामोशी और नई लड़ाई की तैयारी। गाड़ी उनके पुराने बंगले के सामने रुकी। अविरल दहलीज पर ही रुक गया, जैसे उसके कदम 15 साल की दूरी पार करने से डर रहे हों। अंदर सब कुछ वैसा ही था। वही सोफा, वही सेंटर टेबल और सामने की दीवार पर उनकी शादी की एक बड़ी तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर के नीचे एक और तस्वीर थी जिस पर एक सूखा हुआ हार टंगा था। वह अविरल की तस्वीर थी, जिसके सामने 15 सालों से एक दिया जल रहा था। उस तस्वीर को देखते ही अविरल वहीं जमीन पर बैठ गया। वह अपनी ही तस्वीर पर टंगे हार को देख रहा था। आरुषि, मैं तो मर चुका हूं, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। आरुषि दौड़कर उसके पास आई और उसे उठाया। नहीं अविरल, तुम जिंदा हो। यह सब एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो गया है। आरुषि ने उसके चेहरे को अपनी हाथों में उठाया। लोग क्या कहेंगे, यह मैंने सोचना छोड़ दिया है अविरल। यह वर्दी, यह कुर्सी, यह सब तुम्हारे बिना मेरे लिए बेकार थे। तुम मेरे लिए क्या हो, यह सिर्फ मैं जानती हूं। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मेरी नज़र में तुम किसी हीरो से कम नहीं हो। अविरल की आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार यह दर्द नहीं, राहत के आंसू थे। लेकिन अब आगे क्या होगा आरुषि? अविरल ने पूछा। यह सब इतना आसान नहीं है। मैं दुनिया के लिए एक मृतक हूं। मेरा डेथ सर्टिफिकेट जारी है। मेरी कोई कानूनी पहचान नहीं है। आरुषि अब अपनी डीसीपी वाली सोच में थी। मुझे पता है यह मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। सबसे पहले तुम्हारी पहचान को बहाल करना होगा। कोर्ट में जाना होगा, डीएनए टेस्ट होंगे, गवाहियां पेश करनी होंगी। पाटिल मर चुका है, लेकिन उसके गैंग के कुछ लोग अब भी जीवित हैं। हमें साबित करना होगा कि तुम्हें धमकी दी गई थी और तुम्हारी मौत की साजिश रची गई थी। इसमें वक्त लगेगा अविरल, बहुत वक्त और बहुत हिम्मत। क्या हम यह सब चुपचाप नहीं कर सकते? कहीं दूर चले जाएं, नई जिंदगी शुरू करें? उसने हिचकते हुए पूछा। आरुष ने धीरे उसका सर सहलाया। हम भाग नहीं सकते अविरल। हमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम पीड़ित हो, अपराधी नहीं। हम दुनिया का सामना एक साथ करेंगे। मैं तुम्हें तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जिंदगी वापस दिलाऊंगी। यह मेरा वादा है। नए आरंभ की शुरुआत। उस रात 15 साल बाद अविरल अपने कमरे के बिस्तर पर सोया। आरुषि पूरी रात उसके पास बैठी रही। सुबह की पहली किरण कमरे में पड़ी। तैयार हो एक नई लड़ाई के लिए? आरुषि ने पूछा। अविरल ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। जब तक तुम साथ हो, मैं हर लड़ाई के लिए तैयार हूं। 15 साल की खामोशी, दर्द और दूरी अब खत्म हो चुकी थी। उनका प्यार फिर से जीवित था और यह केवल शुरुआत थी। ना केवल उनके रिश्ते की, बल्कि उनकी नई जिंदगी की, जिसमें अब सिर्फ साथ, विश्वास और मजबूती थी। समापन तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कैसा लगा आपको यह किस्सा? एक ऐसी जिंदगी का जिसे आरुषि और अविरल ने मौत की आग से निकालकर फिर से हासिल किया। क्या कोई अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पहचान, अपना वजूद, सब कुछ किसी के लिए मिटा सकता है? यह उस त्याग की जीवंत मिसाल है जिसे अविरल ने हकीकत में जीकर दिखाया। अब मैं यह सवाल आप पर छोड़ती हूँ, अगर आप अविरल की जगह होते तो क्या आप इतना बड़ा बलिदान दे पाते? और अगर आप आरुषि की जगह होते तो 15 साल बाद अपने पति को इस हालत में देखकर आपका पहला रिएक्शन क्या होता?
आपके जवाबों का बेसब्री से इंतजार रहेगा।